नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी। आप मेरे साथ उपस्थित हैं सुजस एकेडमी अलवर पर। दोस्तों, अब तक की वीडियोज में हमने राजस्थान की नदियों में प्रमुख रूप से मुख्य नदियों को पढ़ लिया है और आज जो हम नदियां पढ़ने वाले हैं उनके नाम है घग्गर, इसके अलावा बाणगंगा और आपके गंभीर नदी। ठीक है, इन तीन प्रमुख नदियों को आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी लास्ट रह चुकी हैं। इनके बाद हम कोई और अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नदियों के क्रम में ये एक हमारी अंतिम वीडियो है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, घग्गर नदी की यदि मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो घग्गर नदी है ये कालका है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, कहाँ पे है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। यहाँ पे एक जगह है कालका, हिमाचल प्रदेश, और इस कालका हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी निकलती है। इस घग्गर नदी को द्वसद्वती नदी कहा जाता था प्राचीन काल में, इसलिए आज भी इसको द्वसद्वती नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे मृत नदी, ठीक है, क्योंकि ये कह सकते हैं अब एक तरह से सूख चुकी है, इसलिए इसे मृत नदी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, घग्गर या द्वसद्वती नदी जो है ये सरस्वती के पैरेलल बहती थी। ठीक है, इसके जो इधर है वो सरस्वती आती थी और वो जैसलमेर के लाठीझीरी क्षेत्र से होकर गुजरती थी कहीं पे। ठीक है, और अरब सागर में गिर जाती थी। तो ये जो घग्गर नदी है ये आपके कहाँ से आ रही है? ये आपके आ रही है कालका, हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद ये राजस्थान में एंटर करती है। ठीक है, राजस्थान में एंटर करने के बाद तो राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में ये जो प्रवेश कर रही है दोस्तों, ये जगह है तलवाड़ा। और ये तलवाड़ा ना बांसवाड़ा है ना तिलवाड़ा बाड़मेर है, ये तलवाड़ा है हनुमानगढ़ में। ठीक है, हनुमानगढ़ कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान के सबसे उत्तरी जिलों में से एक है, द्वितीय स्थान पर है। पहला गंगानगर, द्वितीय हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ के तलवाड़ा से आती है। तलवाड़ा कौन सी तहसील में पड़ता है? टिब्बी तहसील में। तो टिब्बी तहसील से एंटर करती है और इसमें एंटर करने के बाद ये फिर आगे चलती है। हनुमानगढ़ में ही इस पर जो हनुमानगढ़ फोर्ट है, या मैं उसे नाम दूँ भटनेर का किला, ठीक है, जिसे प्राचीन समय में भटनेर का किला कहते थे, या हनुमानगढ़ फोर्ट जिसको हम कहते हैं, इस भटनेर से ये राजस्थान में भटनेर किला इस पर पहला किला है जो राजस्थान में बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, घग्गर नदी के किनारे बना किला कौन सा है? तो भटनेर या हनुमानगढ़ का किला। तो यहाँ ये इसके किनारे है। उसके बाद ये आगे चलती है और आगे चलने के बाद ये आपके गंगानगर तक जाती है। गंगानगर में इसका जो पानी है वो फैल जाता है। ठीक है, इसका जल क्या करता है? फैल जाता है। जो चावल की जो फसल होती है यहाँ पर, उस चावल की फसल को ये बहुत ही नुकसान पहुंचाती रहती है। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब ज़्यादा बारिश होती है हिमाचल प्रदेश में और आपके उत्तराखंड में, तो इसमें क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। और जब इसमें बाढ़ आती है तो ये क्या है, ज़्यादा पानी आने के कारण आपके हनुमानगढ़ से भी आगे निकल जाती है। और हनुमानगढ़ से जैसे ही आगे निकलती है तो ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो बॉर्डर है LOC है, जो रेड क्लिफ रेखा है, उस रेड क्लिफ रेखा पर कोई दीवार तो बनाई नहीं गई है, इसलिए जो पानी है ये पार हो जाता है तारबंदी से और निकल के कहाँ पहुँच जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक पहुँच जाता है। पाकिस्तान में जब ये नदी जाती है तो पाकिस्तान में इसका नाम है हकरा। ठीक है, इस नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो है घग्गर नदी, उसे हकरा कहा जाता है। द्वसद्वती या मृत नदी इसे राजस्थान में कहा जाता है। ठीक है, कालका हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद टिब्बी हनुमानगढ़ में, ठीक है, तलवाड़ा नामक स्थान से राजस्थान में एंटर करेगी। भटनेर का किला इसके किनारे बना हुआ है। उसके बाद ये गंगानगर में एंटर करती है। गंगानगर में जो है वो सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जो क्षेत्र हैं वहाँ पे ये नुकसान पहुँचाती है चावल की फसल को, और यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समाप्त इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका जो पेटा है ना वो ऊंचा है, तो जो पानी है वो साइड में फैल जाता है ना, मतलब जो नदी है वो तो ऊंची है और जो क्षेत्र हैं वो नीचे हैं,
इसलिए जो पानी होता है इसका जो साइडों में फैल जाता है, जो चावल की फसल को नुकसान पहुंचाता है, और ये नदी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कई बार जब बारिश ज़्यादा होती है तो इसका पानी आगे चला जाता है और रेड क्लिफ रेखा को पार करते हुए पाकिस्तान में घुस जाता है। और पाकिस्तान में जब ये नदी जाती है तो कहाँ तक चली जाती है? फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तान में से हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि यह सरस्वती नदी के पेटे में बहती है, सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। तो आप याद रखें कि सरस्वती नदी के पेटे में बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपको क्या जवाब देना है? घग्गर नदी। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं बाणगंगा नदी की। तो चलिए बात करते हैं बाणगंगा के बारे में। तो जो बाणगंगा नदी है दोस्तों, ये आपके बैराट से निकलती है। बैराट कहाँ पर है? आपको पता है, जयपुर में। ठीक है, विराट नगर या बैराट जिसे हम कहते हैं, वहाँ से ये निकलती है। और वहाँ से निकलने के बाद थोड़ा आगे ही रामगढ़ जो है, रामगढ़ या जमवा रामगढ़ जयपुर में, वहाँ पर इस पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जमवा रामगढ़ बांध, जिसे जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो जमवा रामगढ़ बांध जो है वो किस पे बना हुआ है? इसी बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद ये नदी आगे जा कर के दौसा ज़िले में एंटर होती है। दौसा ज़िले में बहती हुई ये NH 11 जो है, पुराना NH 11 वर्तमान में 21, वहाँ से गुजरती है। और उसके पास से गुजरने के बाद ये एंटर करती है भरतपुर ज़िले में। और भरतपुर ज़िले में ये केवला देव के पास से गुजरती हुई, इस पर एक बांध बनाया गया है, अजान बांध, इस पर और गंभीर की संयुक्त तो धारा पर बनाया गया है वो। उसके बाद ये आगे निकलती है भरतपुर से और आगरा ज़िले में एंटर करती है उत्तर प्रदेश में। और आगरा ज़िले में जाने के बाद फतेहाबाद नामक एक स्थान है, वहाँ पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, किस प्रकार से निकलेगी एक बार दोबारा देख लीजिए। बैराठ जयपुर से निकली, जमवा रामगढ़ में इस पर बांध बनाया गया। उसके बाद ये दौसा में एंटर हुई। दौसा में एंटर होने के बाद ये भरतपुर में जाएगी और भरतपुर में जाने के बाद ये आगरा के फतेहाबाद नामक स्थान पर किस में चली जाती है? आपके यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो इसकी लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। ये राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, पहला जयपुर, दूसरा दौसा और तीसरा आपके भरतपुर। ठीक है, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है और यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना की सहायक नदी होने के कारण ये बंगाल की खाड़ी के प्रवाह की नदी है। ठीक है, कौन सी प्रवाह की नदी है? बंगाल की खाड़ी के प्रवाह की नदी। जो पिछली नदी हमने घग्गर नदी पढ़ी है वो आपकी अंतः प्रवाही नदी है, क्योंकि वो कहीं भी जा नहीं रही थी और पाकिस्तान में विलुप्त हो रही थी। अगर बात करूं मैं बाणगंगा के उपनामों की, तो बाणगंगा को रुंठित नदी के नाम से जाना जाता है। रुंठित नदी या ताला नदी कहा जाता है दोस्तों इसे, या इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि महाभारत काल में अर्जुन ने इसे अपने बाण से निकाला था, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा या बाण गंगा के नाम से प्रसिद्धि मिली है। ठीक है, तो ये रुंठित नदी या ताला नदी के नाम से भी जानी जाती है, अर्जुन की गंगा कहलाती है। बैराठ जयपुर से निकलती है, 380 किलोमीटर बहती है, राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। और इसमें 3 सहायक नदियाँ इसकी मिलती हैं, एक घुमटी नाला, एक सूरी नदी और एक पलोशन नदी। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसी क्रम में हम जो अंतिम नदी पढ़ रहे हैं वो है गंभीर नदी। और ये जो गंभीर नदी है दोस्तों, ये करौली से निकलती है और करौली से निकलने के बाद ये थोड़ा सा सवाई माधोपुर में जाती है और सवाई माधोपुर में जाने के बाद ये दोबारा करौली में एंटर हो जाती है। करौली में बहते हुए फिर ये जाती है भरतपुर में, और भरतपुर में रूपबास के पास एक जगह है खानवा, जहाँ पर 1527 में महाराणा सांगा ने बाबर के साथ एक घमासान युद्ध लड़ा था, जिसके लिए राजस्थान में महाराणा सांगा और भारत में बाबर दोनों को जाना जाता है। उस खानवा के युद्ध क्षेत्र जो है वो इसी गंभीर नदी के किनारे है। उसके बाद ये इससे आगे निकलती है और आगे निकलने के बाद दोस्तों ये भरतपुर से पार जाने के बाद ये आपके उत्तर प्रदेश में आगरा में प्रवेश करती है। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो सपोट्रा तहसील जो है आपके करौली में, वहाँ पे एक जगह है छावर गांव। ठीक है, इस छावर गांव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पार्वती, जिस पर पार्वती बांध भी बना हुआ है धौलपुर में। ये नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, इसके अलावा करौली से निकलने वाली जो पांचना नदियां हैं, मतलब यानी कि 5 नदियां हैं वो जिन पर पांचना बांध बना हुआ है, वो इसकी सहायक नदियां हैं। सेसा और खेर,
ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ये इसमें मिलती हैं। और ये गंभीर नदी राजस्थान से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश में जाती है और सीधे यमुना नदी में मिल जाती है। ये यमुना आ रही है और यमुना में दोस्तों ये कौन सी जगह पे मिलती है, तो वो जगह है मैनपुरी। ये मैनपुरी कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ के एक प्रसिद्ध नेता भी हुए थे जिनका नाम है मुलायम सिंह यादव, जो पूरे भारत भर में काफ़ी समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी फेमस रहे थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीएम उनके बेटे बने थे। चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम गंभीर नदी की। एक बार दोबारा इसको देख लीजिए। करौली से निकलती है और सवाई माधोपुर, फिर दोबारा करौली, फिर भरतपुर। भरतपुर में खानवा का युद्ध मैदान इसके पास है, ठीक है। खानवा का मैदान लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, खानवा का मैदान 1527 में यहाँ पे युद्ध हुआ था। कैसे हुआ था हम समझेंगे उसको अभी हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट होने पर। तो वहाँ से निकलने के बाद ये आपके उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में ही क्या करती है दोस्तों, मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार राजस्थान की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं और इनको नदियों को, सभी नदियों को एक बार मैं दोबारा आपको रिवाइज करा रहा हूँ। गौर से नक्शे पे देखना, ये सारी की सारी आपकी यहीं के यहीं क्लियर हो जाएंगे। तो इस रिवीजन में हम बनास और चंबल नदियों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बनास को। तो आप गौर से देखिए, ये जो बनास नदी है खमनौर राजसमंद से निकलती है और रामेश्वरम में सीप और चंबल के साथ मिल जाती है, ठीक है। इस बनास में बेड़च नदी मिलती है जो गोगुंदा से आती है और जावद मध्य प्रदेश से गंभीरी नदी आती है, ठीक है। जावर या जावद इस जगह का नाम है। तो ये गंभीरी जो नदी है ये चित्तौड़ के पास बेड़च में मिलती है और ये बेड़च नदी बनास में जाकर के मिलती है कौन सी जगह पर, बींगोद भीलवाड़ा में। यहाँ पर बेंगू ऊपरमाल के पठार से मैनाल नदी आती है और ये मैनाल नदी भी इसी जगह पर मिलती है। यहाँ पे ये त्रिवेणी संगम बनाती है, बनास, बेड़च और मैनाल। उसके बाद आपके देवेर की पहाड़ियों से आने वाली कोठारी नदी इस भीलवाड़ा के पास इसमें मिलती है, बनास नदी में। बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से आने वाली खारी नदी देवली टोंक में डाई नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। इधर से बनास, इधर से खारी और डाई नदियाँ। फिर आगे चलती है आपके चैनपुरा की पहाड़ियों से आने वाली मोरेल नदी और इधर आपके सपोटरा की पहाड़ियों से आने वाली कालीसिल नदियाँ, दोनों एक साथ किस में मिल जाती हैं, हाड़ौती गांव के पास बनास में, ठीक है। ये भी एक आपके संगम बनाती है। उसके बाद ये आगे जाती है और आगे रामेश्वरम पे समाप्त हो जाती है। इसी तरह चंबल को देखें। चंबल में उज्जैन से आने वाली सिप्रा नदी मध्य प्रदेश में ही मिल जाती है, ठीक है। एक सिवान नदी और है। इसी क्रम में आगे चलती है भैंसरौड़गढ़ में राजस्थान में, इसमें बामनी नदी मिलती है। 84गढ़ से एंटर होती है चंबल हमारे राजस्थान में, ठीक है। और इस पर एक जलप्रपात है कौन सा, चूलिया, जो 18 मीटर ऊंचा है, यानी कि लगभग 60 फीट ऊंचा। उसके बाद ये आगे चलती है और ऊपर माल से आने वाली कोराल नदी इसमें गिर जाती है। इसी क्रम में मेज नदी जो भीलवाड़ा से आती है वो इसमें गिर जाती है, ठीक है। और आपके इधर से आहू नदी जो सुसनेर मध्य प्रदेश से आती है वो आपके देवास मध्य प्रदेश से आने वाली कालीसिंध में मिल जाती है। ये गागरोन के पास मिलती हैं। उसके बाद आगे चलती हैं। आगे चलने के बाद एक परवन नदी है जो अजनार और घोड़ा पछाड़ नदियों की संयुक्त धारा है। ये परवन नदी आपके पलायता गांव 12 में इसमें मिल जाती है, किसमें, आपके कालीसिंध में मिल जाती है। और उसके बाद ये नदियां आगे चलती हैं और आगे चलने के बाद नानेरा एक जगह है कोटा में, यहाँ पर किसमें मिल जाती हैं, चंबल में मिल जाती हैं। इसी तरह दोस्तों पार्वती नदी जो आपके करियाहट के पास से राजस्थान में एंटर करती है, सीहोर मध्य प्रदेश से निकलती है। ये आपके पालिया गांव जो सवाई माधोपुर कोटा की सीमा पर है, इसमें कहाँ पे मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। इसी तरह सीप नदी जो मध्य प्रदेश से आती है, आपके बनास और चंबल के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वरम में। इसी तरह जो कुन्नू नदी है ये भी आपके मध्य प्रदेश से आती है और 12 जिले से पार करने के बाद ये मध्य प्रदेश में जाती है और करौली के पास जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से चंबल में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कराई हैं। इसके अलावा बनास में मिलने वाली उसकी सहायक नदियां आपको क्लियर दोबारा से कराई हैं। इसके बाद यदि बात करें साबरमती और माही नदियों की, तो दोस्तों गौर से देखें। साबरमती की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं माजुम, जो अभी सेकंड ग्रेड में भी पूछी गई थी। इधर से सेई, जिस पर सेई परियोजना है, जिधर से जवाई बांध के लिए पानी जाता है। वाकल नदी भी इसकी एक सहायक है, मानसी वाकल, जो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से गुजरती है। इसी क्रम में माही को देखें तो माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं इरू, इसके बाद आपकी जाखम, सोम, मोरेन, चाप और अनास, ठीक है। ये नदी कहाँ पे चली जाती है, माही खम्बात की खाड़ी, अमरूरू की पहाड़ियों से निकलती है। साबरमती उदयपुर से निकलती है और आपके
खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अहमदाबाद और गांधीनगर इसी नदी के किनारे बने हुए हैं। अब देख लेते हैं लूनी नदी और उसकी सहायकों को। तो जो आपको पता है लूनी सागरमती और सरस्वती दोनों की संयुक्त धारा है। सागरमती को ही मुख्यतः लूनी कहते हैं। ठीक है, सरस्वती इसमें मिल जाती है गोविंदगढ़ के पास, उसके बाद आगे चलती है, आगे इसमें लीलड़ी मिल जाती है। लीलड़ी के बाद इसमें मीठड़ी और बांडी जो हेमाबास हैं, ये दोनों नदियाँ संयुक्त रूप से इसमें मिलती हैं। ठीक है, इसी क्रम में दाईं ओर से इसमें केवल एकमात्र नदी मिलती है जो जोजड़ी है। उसके बाद फिर आगे चलती है तो सूखड़ी नदी, इसके किनारे आपके जालौर फोर्ट बना हुआ है सूखड़ी के किनारे। आगे चलने के बाद जवाई और खारी दोनों संयुक्त नदियाँ इसमें मिल जाती हैं। ठीक है, और इसी क्रम में आगे चलने पर समदड़ी बाड़मेर में जो सागी नदी है वो भी इसमें गिर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लूनी का जो अपक्रम है, प्रवाह है, वो आप देख रहे हैं पश्चिमी राजस्थान से कच्छ के रण की तरफ है। तो ये कच्छ का रण जो है वहाँ पे जाके आपके लूनी जो है वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए तो दोस्तों अब हम राजस्थान की नदियों के प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्यों को और जान लेते हैं कि कुछ एक चीज़ें और ना रह जाएं इस टॉपिक में। तो दोस्तों आपको पता है राजस्थान की सबसे नवीनतम जो नदी है वो है द्रव्यवती नदी। ठीक है, जिसे 2014 में राजस्थान हाईकोर्ट ने नदी घोषित किया है। दोस्तों ये जो नदी है ये असलियत में अमानी शाह नाला है जो जयपुर से होकर गुजरता है। हाईकोर्ट ने 2014 में इसे द्रव्यवती नदी के नाम से एक नदी घोषित किया है। इससे पहले ये नाले के रूप में बहता है। इसी क्रम में नदी विहीन जिलों की बात करें तो चूरू और बीकानेर दो ऐसे ज़िले हैं जो नदी विहीन हैं, आपको पता है पहले से ही। सर्वाधिक नदियों वाला अगर ज़िले की बात करूं तो चित्तौड़गढ़ और संभाग की बात करूं तो कोटा। ठीक है, राजस्थान के पवित्र त्रिवेणी संगमों की यदि बात करें तो राजस्थान के पवित्र त्रिवेणी संगमों में बेणेश्वर जहां पर सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है। रामेश्वरम में चंबल, सीप और बनास का त्रिवेणी संगम है। देवली में बनास, खारी और डाई का त्रिवेणी संगम है। और भिंगौद में बनास, बेड़च, मेनाल का त्रिवेणी संगम है, आपको पता है। इसी क्रम में अभयारण्यों की यदि बात करें तो राजस्थान के जो अभयारण्य हैं कुछ ऐसे हैं जो नदियों के किनारे बने हुए हैं, उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहला है शेरगढ़ अभयारण्य जो परवन नदी के किनारे है। इसी क्रम में बस्सी अभयारण्य जो चंबल और बामनी नदियों के किनारे है। ठीक है, फुलवारी की नाल अभयारण्य आपको पता है जो आपके मानसी और वाकल नदियां हैं वो आपके इस फुलवारी की नाल अभयारण्य से होकर के गुजरती हैं और सोम नदी भी इससे गुजरती है फुलवारी की नाल से, ध्यान रखना। जवाहर सागर अभयारण्य चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, घड़ियाल अभयारण्य या इसे हम राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य का नाम देते हैं। ये जो घड़ियाल अभयारण्य है दोस्तों ये भी चंबल नदी पर बना हुआ है। इसी क्रम में सरिस्का जो अभयारण्य है ये आपके रूपारेल नदी पर स्थित है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बात करते हैं राजस्थान की नदियों पर बने जलप्रपातों की। तो दोस्तों आपको बताए थे मैंने भीमलत जलप्रपात जो है मांगले नदी पर बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे खूबसूरत जलप्रपात है। ये दोस्तों बूंदी जिले में, ध्यान रखना। इसी क्रम में अगर हम बात करें चूलिया जलप्रपात की तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है और ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पर है जो भीलवाड़ा में है। अगर इनमें सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो चूलिया जलप्रपात है जो 18 मीटर ऊंचा है, यानी कि लगभग 60 फीट के आसपास ऊंचाई है इसकी। ठीक है, ये भैंसरोडगढ़ के पास है जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। इसी क्रम में अगर बात करें सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियों की तो सबसे ज़्यादा जिलों में जो नदियाँ बहती हैं उनकी संख्या है 6 दोस्तों, 3, और ये 6 जिलों में बहती हैं। ठीक है, 6 जिलों में बहने वाली 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो चंबल कौन कौन से में बहती है मैं गिनवा भी देता हूँ आपको, तो आप गिनिए। आपके चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और आपके धौलपुर। ठीक है, इसी क्रम में अगर बनास की बात करें तो बनास राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, इन 6 जिलों में बहती है। इसी तरह लूनी की बात करें तो लूनी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और आपके जालौर, इन 6 जिलों में आपके लूनी है जो बहती है। ठीक है, इस तरह दोस्तों ये राजस्थान के 6 जिलों में बहने वाली नदियां हैं। इसी तरह नदियों के किनारे स्थित दुर्गों की यदि बात करें तो आपको पता है चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है हमारा ये कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे। गागरोन का जो किला है वो आहू और काली सिंध नदियों के किनारे है। भैंसरोडगढ़ का जो किला है ये आपके चंबल और बामनी नदियों के किनारे है। शेरगढ़ जो दो कोष शेरगढ़ हैं दोस्तों, एक कोषवर्धन दुर्ग है जो बारां में है, ये शेरगढ़ धौलपुर में है। तो धौलपुर वाला शेरगढ़ जो है ये चंबल नदी के किनारे है और बारां वाला जो शेरगढ़ है दोस्तों ये आपके
परवन नदी के किनारे है। ठीक है, इसी तरह जो कोटा दुर्ग है ये चंबल नदी के किनारे है, और आपके जालौर जो दुर्ग है ये आपके सूखड़ी नदी के किनारे है दोस्तों। ठीक है, और जो मनोहर थाना दुर्ग है ये झालावाड़ में है, और ये आपके परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, तो नदियों के किनारे स्थित दुर्गों को हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो यदि पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं जो लोग शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं और कंपटीशन जो है देना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।